नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। सो वेलकम आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज का हमारा जो सेशन है वो कंटिन्यूएशन है जो हम लोगों ने कल छोड़ा था, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन कमिटीज। कल तक हमने देखा था कि भारतीय संविधान ये कहता है कि इंडिया एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। स्टेट्स थोड़े नाम बदला और उनकी बाउंड्रीज ऑल्टर की जा सकती है जैसा भी पार्लियामेंट चाहेगा उस हिसाब से। प्रोसेस कंसल्टेटिव है। कंसल्टेशन के लिए जरूरी है कि कंसल्टेशन के लिए इसको भेजा जाए हमारे लेजिस्लेटिव रेस्पेक्टिव असेंबली में। वहां से जो भी राय आती है प्रेसिडेंट उसको चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज वो उस बिल को पास कराने के लिए मेजॉरिटी देखने के लिए भेज भी सकते हैं। आइदर ही कैन रिटेन, मतलब वो उनके पास में पावर है। तो खैर, आइए आज हम लोग देखते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तब स्टेट्स कितने थे, कौन से थे और किन किन दौर से गुजरना पड़ा और क्या क्या वो प्रॉब्लम्स रही जिसको फेस करने के बाद में ये स्टेट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, करंट सिनेरियो है, वो हम देखते हैं। तो चलिए आइए जरा इसमें हम लोग बात करेंगे जो बिफोर या फिर हम कहें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो स्टेटस था एक, उसकी बात करेंगे। इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ उसकी बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद की और संविधान लागू होने से पहले की 1950s की बात करें, है ना, तो उस समय 4 पार्ट्स में स्टेट्स डिवाइड थे इंडिया के। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो अगर हम लोग इसमें पार्ट्स, इसमें ये ध्यान रखना कि आपको इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिए पार्ट ए में क्या था। तो पार्ट ए में वो स्टेट्स थे जो कि ब्रिटिश एरा के दौरान अंडर गवर्नर जनरल के रूल थे, है ना। ये वो पार्ट्स हैं जो कि गवर्नर जनरल के रूल में थे, गवर्नर जनरल द्वारा रूल थे। गवर्नर जैसे कि बॉम्बे, बॉम्बे उस समय का मद्रास, तो ये सारे के सारे गवर्नर जनरल के रूल में थे। और भी बहुत थे, असम था, बिहार था, मध्य प्रदेश था, उड़ीसा था, पंजाब था, यूनाइटेड प्रोविंसेस थे। एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस आपके उत्तर प्रदेश वाला एरिया, और वेस्ट बंगाल था। बट आपको ये याद करने की जरूरत नहीं कौन से थे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि थे क्या। ये गवर्नर जनरल जिनको रूल करते थे डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्राउन, वही कहलाते थे ये। उसके बाद में पार्ट बी में जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स जहां एक तरीके से आप बोल सकते हैं मोनार्की थी, जैसे कि आपका हैदराबाद, मैसूर, सुना होगा आपने हैदराबाद राजघराना उस समय का, मैसूर राजघराना, तो इन लोगों की क्या डिमांड्स थी, ये सब काफी सुना होगा। तो ये प्रिंसली स्टेट्स थे, राइट। सो जैसे कि मैं आपको बताऊं, हैदराबाद था, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर तो है ही आपका, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, पंजाब अलग, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब अलग, राइट। उसके अलावा राजस्थान, सौराष्ट्र, और ट्रेवनकोर एंड कोची, और विंध्य प्रदेश। सो ये सारे थे, बाद में इनके नाम अलग भी हो गए। पार्ट सी में वो स्टेट्स थे, पार्ट सी में वो स्टेट्स थे जो कि चीफ कमिश्नर के अंडर में थे। ये चीफ कमिश्नर के रूल में थे, ये भी अंडर ब्रिटिश रूल, चीफ कमिश्नर के अंडर। तो ये थे आपके दिल्ली, कुर्ग, राइट। तो चीफ कमिश्नर के अंडर में थे, याद नहीं करना, वापस बता रहा हूं, दिल्ली था, कुर्ग था, अजमेर था, भोपाल था, बिलासपुर था, आपका कूच बिहार था, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, बहुत सारे थे। तो इन कैटेगरीज में था। और पार्ट डी वही अंडमान एंड निकोबार, अंडमान, मिनिकॉय भी बोलते थे इसे, एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये सारे थे। अब हुआ ये कि भैया आजादी तो मिल गई, अब इस बिहाफ पे एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के पास, हमारे पास डेमोक्रेसी, हमारे पास अब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब क्या किया जाए,
रीऑर्गेनाइजेशन तो करना पड़ेगा, स्टेट्स को का पुनर्गठन तो करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब रीऑर्गेनाइजेशन कहानी है, सुनते रहिएगा, मजा आएगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए हुआ ये कि सबसे पहले धार कमीशन की स्थापना हुई। धार कमीशन को बिठाया गया और धार कमीशन जून 1948 में बैठा। 1948 ऑफ जून में ये धार कमीशन बैठा। इनको जिम्मेदारी दी गई कि आपको कंट्री का रीऑर्गेनाइजेशन करना है। इन्होंने कहा कि देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन जो है उसका आधार एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक होना चाहिए। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के आधार पे, लिंग्विस्टिक, ना कि सिंपली आपका लिंग्विस्टिक रखोगे, लैंग्वेज रखोगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हॉल्टर होगा। तो दैट इज व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, प्रोटेस्ट हुए, लोगों की डिमांड थी लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के आधार पे, तो इसकी बात नहीं मानी गई और बोला गया जेवीपी कमेटी को। जेवीपी कमेटी एस्टैब्लिश हुई, ये दिसंबर 1948, क्योंकि तब तक मांग उठने लगी थी भारत के कोने कोने से कि हमें लिंग्विस्टिक आधार पे बांटिए, आप इस आधार पे मत बांटिए। तो फिर जेवीपी कमेटी का गठन हुआ। जेवीपी कमेटी कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू, इनकी कमेटी का गठन हुआ 1948 दिसंबर में। इन्होंने भी कहा कि यार एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इज बेटर, नॉट लैंग्वेज। लेकिन तब तक प्रोटेस्ट सिवियर हो चुके थे और इस प्रोटेस्ट से बहुत 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 ज्यादा इस प्रोटेस्ट को आग कब मिली? जब पोती श्री रामुलु, ही इज रिवेयर्ड एज अमरजीवी, इनकी डेथ हो गई। ही वॉज ऑन कंटिन्यूअस फास्टिंग, ये मतलब आमरण अनशन पे थे। इनका डिमांड था कि आंध्रा रीजन को आंध्र प्रदेश बनाया जाए तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए। जो नेटिव्स तेलुगु भाषा बोलते हैं, जो तेलुगु ओरिजिनल्स हैं, उनके लिए एक अलग से स्टेट चाहिए हमें और उसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। और पोती श्री रामुलु, इनकी डेथ हो गई उस अनशन के कारण। उससे देश में आग लग गई। आग लग गई मतलब इस कॉज को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला और जबरदस्त प्रोटेस्ट होने लग गए। और इसी वजह से जो आपका मद्रास वाले लोग थे, वहां भी तेलुगु पॉपुलेशन थी। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुए और इन्होंने कहा, जेवीपी कमेटी की बात नहीं मानी गई और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है, आपकी बात मान ली जाएगी, बिकॉज डेमोक्रेसी इज नथिंग बट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इन्होंने कहा ठीक है, बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्रा स्टेट बनाया जाएगा। तो उसी आधार पे भारत, आजाद भारत का सबसे पहला स्टेट अक्टूबर 1953 में लिंग्विस्टिक आधार पे पहला स्टेट जो बन के तैयार हुआ वो था आंध्रा, वो था आंध्र प्रदेश। ठीक, फिर उसके बाद में फजल अली कमेटी बनी। फजल अली कमेटी, जिसे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहा जाता है, एसआरसी, दिसंबर 1953, हेडेड बाय ऑफ कोर्स फजल अली। एंड इसमें जो लोग थे, 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, खुद फजल अली, उसके अलावा एच.एन. कुंजरू, और उसके अलावा कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है ये, एंड के.एम. पनिकर। तो के.एम. पनिकर, एच.एन. कुंजरू और फजल अली, इन लोगों से मिलके ये कमेटी बनी थी और इसका नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की, देखिए दिसंबर में फॉर्म हुई 1953 और सितंबर 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब इसकी रिपोर्ट क्या थी? इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग लैंग्वेज को बेसिस रख सकते हैं, ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज, क्योंकि तब तक बहुत ज्यादा मतलब एक बन भी चुका था, तो लोगों को लगा ठीक है, बन सकता है,
तो उन्होंने बार बार हर जगह से डिमांड आने लगी थी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, लैंग्वेज को हम लोग बेसिस रख सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन्होंने बोला कि ठीक है, वी कैन गिव 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज हम लोग बना सकते हैं, और वो बनी भी। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट्स थे। और अंडमान निकोबार, यूटी, दिल्ली को यूटी में डिमोट कर दिया गया था 1956 में, क्योंकि 55 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। उससे पहले तक यहां देखिए, दिल्ली जो है वो एक स्टेट का दर्जा प्राप्त था। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली के अलावा कौन सा ऐसा राज्य है जिसे हमने स्टेट से डिमोट करके यूटी बनाया? जम्मू एंड कश्मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या जम्मू एंड कश्मीर के अलावा कौन है? दिल्ली। कब हुआ था? 1956 में। किसके बाद? फजल अली की रिपोर्ट के बाद। कौन कौन थे? फजल अली, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 यूटीज में हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय एंड अमंडनीवी आइलैंड्स, और उसके अलावा मणिपुर और त्रिपुरा भी था। खैर, इन्होंने कहा इसके अलावा कि ठीक है, आप लैंग्वेज को बेसिस रखो, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट, ये सही नहीं है। क्योंकि मोरलेस अगर देखा जाए, नॉर्थ इंडिया में हिंदी का प्रचलन बहुत है। इस हिसाब से तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ठीक है, पंजाब का साउदर्न वाला पार्ट, राजस्थान, गुजरात, इन सबको मिला के एक बहुत बड़ा राज्य बन जाएगा अगर हम वन लैंग्वेज वन स्टेट पे गए तो। लैंग्वेज बेसिस रखिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को भी देखिए, ये इन्होंने कहा। और इसी कारण से फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड नए बन के आ गए। और अब अगर मैं आपको कहूं तो आज सेकंड एसआरसी की रिक्वायरमेंट है, सेकंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जगह जगह से डिमांड्स उठती हैं बार बार कि हरित प्रदेश बनाया जाए, हरित प्रदेश और बुंदेलखंड, ये यूपी से निकाल के अलग से बनाए जाए राज्य। दूसरा खबर उठती है, डिमांड उठती है मरु प्रदेश, राजस्थान को ब्रेक किया जाए, मरु प्रदेश, वेस्टर्न वाला जो एरिया है राजस्थान का। उसके बाद में आपका कुर्ग, कर्नाटक में, इनको अलग होना है, इनको एक अलग स्टेट की डिमांड है। कुर्ग हुआ कर्नाटक से। और महाराष्ट्र से विदर्भ, है ना, विदर्भ महाराष्ट्र से, ये डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स हैं। बोडोलैंड, असम में बोडो पीपल हैं, वो अलग से। हालांकि अभी आप देखें तो अलग से बोडो कोर्ट का गठन हुआ था, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बट दे आर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट, मतलब वो अभी भी खुश नहीं है। दे आर सेइंग कि हमें एक अलग से राज्य बना दीजिए, वी वांट ए सेपरेट बोडोलैंड। उसके अलावा नेक्स्ट गोरखालैंड, वेस्ट बंगाल में जो है गोरखास डिमांड कर रहे हैं गोरखालैंड के लिए। सो आज कहीं ना कहीं एक सेकंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिक्वायरमेंट है, जो कि इस बारे में विचार विमर्श कर सके और अपनी राय, इंडिपेंडेंट राय, राज्यों के स्टेट के आगे, मींस इंडियन स्टेट के आगे रख सके, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे रख सके। क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। लैंग्वेजेस आर इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसी को लेके रीऑर्गेनाइजेशन कमिटीज की बात चलती है। तो ये है पूरा का पूरा। आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से, कहानी पूरी की पूरी, शुरुआत कहां से हुई और अभी करंट स्टेटस क्या है। रिसेंट तो डेवलपमेंट यही कहेंगे हम लोग, जो लास्ट टू लास्ट हुआ वो दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, अलग अलग यूटीज थी, इनको कंबाइन करके दमन दीव दादरा नगर हवेली एक ही यूटी में तब्दील किया गया। उससे पहले का रिसेंट था वो था जम्मू एंड कश्मीर का डिमोशन। उसके बारे में तो मैं पूरा एक वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा उससे पहले तेलंगाना, और उससे पहले फिर हुआ था चेंजेस आपके 2000 में, जहां पे 3 राज्यों का गठन हुआ था। सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। सो आई होप आपको पसंद आया हो। चैनल को बिल्कुल प्यार करिए, एकदम सब्सक्राइब कर डालिए इसे,
बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। बस वही आपका हमारे प्रति बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं। जय हिंद।